नमस्कार जंटू, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर के बाद की जो स्थिति बनी है, क्योंकि पहले से लग रहा था कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है, और क्योंकि ये जो अगर हम इस कार्रवाई को देखें तो इस कार्रवाई का सीधा मकसद एक ही था कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, और अंजाम क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिया था, आतंकियों ने लिया था, और आतंकियों का सफाया करके आतंकियों से ही इस तरह का बदला लिया जाए और उन्हें उनकी जो ठिकाने हैं, जिसे हम लॉन्च पैड्स कहते हैं, वहीं जाके उन्हें ध्वस्त किया जाए। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे, और लगातार सुबह से आप चैनल्स पे देख रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के और पीओके में जाकर के अटैक किया है। और ये अटैक यूँ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में ये घटना हुई थी, उसके बाद घटना में आपने देखा होगा कि पुरुष जो वहाँ पे टूरिस्ट थे उन्हीं को टारगेट किया गया, और टारगेट किलिंग थी ये। उसके बाद में ये सिंदूर जो दिया गया है, उसका भी मकसद कहीं ना कहीं एक वाक्य में हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस सिंदूर को उजाड़ा उसको वापस लेके आने की कोशिश की गई है। इसका मकसद ऑपरेशन सिंदूर जो दिया गया था वो शायद एक बदला है उन लोगों के लिए, जिन परिवारों को आज मुझे लगता है कि देखिए, जान किसी की भी जा सकती है, एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है, आप घर में बैठे तो भी हो सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि मरने के और मारने के बहाने आते हैं, लेकिन ये घटना उस तरह की घटना थी कि एक दहशत फैलाने की कोशिश की। एक इस तरह का नापाक इरादा था इस घटना के पीछे कि भारत में हिंदू और मुसलमान लड़ सके, क्योंकि वक्फ कानून, उसके बीच ये मतभेद हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन उस तरह के मतभेद जिसे टेररिस्ट भुनाने की कोशिश करना चाह रहे थे कि भारत में शायद दंगे भड़क जाएंगे, ये उनका मकसद था, लेकिन नहीं हुआ। तो चले हमारे साथ पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को समझेंगे और क्या इसका मकसद होता है, कैसे क्या कुछ। देखिए, डिफेंस में सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि क्या चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर चंद्रमौली जी हैं और स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल हैं। सर, आपका स्वागत है। चंद्रमौली सर, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक लोग जानते हैं कि एक टारगेट किया गया, और हमारे जेट्स जो लड़ाकू विमान हैं उनसे जिस टारगेट पे हमें फोकस करके ऑपरेशन करना था वहाँ पे किया। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मकसद होता है, किस तरह से किया जाता है, क्या एक लंबी तैयारी होती है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और सभी देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में, यानी कि 15, 20, 25 साल पहले क्या होता था कि जहाज़ को नज़दीक जाना पड़ता था, टारगेट के ऊपर जाना पड़ता था और बॉम्ब गिराते थे। उससे काफ़ी नुकसान टारगेट के एरिया को होता था, जिसमें जान माल की हानि जो नहीं चाहते हुए भी हो जाती थी। धीरे धीरे हमने जो बालाकोट किया हुआ है और जिस तरह से इजराइल अपना करता है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि जो सर्जरी करता है डॉक्टर, वो उसी जगह पे कट लगाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। इसी तरह से स्ट्राइक उसी जगह की जाती है जहाँ पे हमारे को ज़रूरत होती है, ताकि हमारा कोलेटरल डैमेज, यानी कि आसपास का डैमेज कम हो जाए। आपको एक बार और बताता हूँ, ये ज्ञान की बात है कि आजकल हमारी एक्यूरेसी 1 मीटर से कम हो चुकी है। यानी कि अगर हम किसी तरह का बॉम्ब या मिसाइल, जो भी आप कहें, अगर वो छोड़ा जाता है तो 1 मीटर से कम एक्यूरेसी में जाके मार करता है। तो अगर हमको किसी बिल्डिंग को तोड़ना होता है, किसी खिड़की के अंदर बॉम्ब गिराना होता है, तो उसकी एग्जैक्ट जानकारी हमारे पायलट को होती है, वो मिसाइल को होती है। वो जब छोड़ता है तो एक्यूरेटली जाकर के वहां तोड़ करता है, मार करता है। उससे क्या होता है कि कोलेटरल डैमेज कम होता है। अब हम बात करें कल के आज रात के टारगेट के 9 टारगेट की बात है, तो देश जनता देखती होगी कि अरे इन्होंने स्ट्राइक की है, धमाका हुआ नहीं है, आग जली नहीं है, चारों तरफ से कोलेटरल डैमेज हुआ नहीं है। आप देखोगे इनके वीडियो में लोग खड़े हुए हैं और सामने बॉम्ब गिर रहे हैं। तो आपको ये जान के एक गर्व होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की है उसमें 9 टारगेट लिए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि 9 जहाज जाकर के 9 बॉम्ब गिरा दिए। एक टारगेट को उन्होंने कई बॉम्ब गिरा करके निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश की है। इस वजह से क्या होता है कि टारगेट के डायमेंशनली जाती है, किसको तोड़ना है, क्या तोड़ना है।
तो उसमें जो टेररिस्ट कैंप है, इनमें कैंप जो होता है जहां पे ये लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं, वहां तो तोड़ने का कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे फायरिंग रेंज होती है, ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, कूदने कूदने। लेकिन जहां ये रात को रहते हैं उसमें सभी लोग इकट्ठा होकर के सोते हैं। तो हमको ये जानकारी होम मिनिस्ट्री द्वारा मिली जाती है कि इस जगह में इतने लोग रोज सोते हैं या आते हैं या रेस्ट करते हैं। उसको हमको टारगेट करना जरूरी है, ताकि जो हमारा जो एम है कि टेररिस्ट को खत्म किया जाए, वो जहां रहते हैं, जहां सोते हैं, उनको किया जाए। दिन भर तो ट्रेनिंग करते हैं, रात को। तो अब इन 9 जगह जो आपके बताया हुआ, भावलपुर और ये जो मुजफ्फराबाद है तो दूर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे 30-32 किलोमीटर में जो टारगेट्स हैं, इनको तोड़ना सबसे जरूरी था। तो आप भारत का आप देखो हमारा स्ट्रेटेजिक कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की है, न इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है, तो हमको कोई ब्लेम नहीं कर सकता आपने कोई गलती की हुई है। आपने टेररिस्ट भेज के हमारे देश के अंदर नुकसान किया हुआ है, हमने अपने मिसाइल भेज के आपके जो नुकसान हमको पहुंचाया, उन लोगों को हमने डिस्ट्रॉय किया और उनको हमने मारा है। और एक सवाल है, पुलवामा अटैक के बाद तो एयर स्ट्राइक थी और इसमें अंतर है, ये हाईली टेक्नोलॉजी के तरीके से इसमें कही गई, उसमें इसमें अंतर कहा जा सकता है? जी हाँ, पुलवामा बाद में बालाकोट गए थे, बालाकोट में भी, बालाकोट में जो, हाँ बालाकोट में जो गए थे, उस टाइम हमारे पास में राफेल नहीं थे। हर जहाज के अपने अपने वेपन्स होते हैं, अलग अलग तरह के वेपन होते हैं, अलग अलग तरह की रेंज दूरी होती है जिसको मार करने की, अलग अलग तरह के डैमेज होते हैं। कई वेपन्स होते हैं जो गिरने के बाद आग फैला देते हैं, जिससे क्या होता है कि मनुष्य को हानि पहुंचती है जिस टारगेट के अंदर जो होते हैं। कई ऐसे बॉम्ब होते हैं जो धमाका करते हैं, उससे बिल्डिंग हिल जाती है, बिल्डिंग टूट जाती है। तो वो उस टाइम के जहाज थे, अभी राफेल आ गए हैं इसके बाद, इस टाइप के जहाज है। सभी जहाज की अपनी अपनी क्वालिटी होती है सभी। तो इसमें राफेल है, इसका ये मतलब नहीं कि 2 राफेल गए चलो इसको गिरा दो, बम किधर गिरा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा पैकेज होता है भाई। उस पैकेज में क्या होता है कि अवैक्स होते हैं जो हमारे देश में उड़ते रहते हैं, जो पता करते हैं कि कोई आपको हमारे जहाज को एनिमी का जहाज लड़ाई करने नहीं आ रहा है, तो वो वार्निंग देता है कि इधर से अवैक्स। उसके बाद में जो अटैक करने जा रहा है उसके साथ में पैकेज होता है, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ हमको करना है तो उनके भी रडार होते हैं, उनकी भी आंखें होती है, उस आंखों में मिर्ची झोंकना है। तो मिर्ची झोंकने का काम इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उस पैकेज के अंदर ऐसे ऐसे जहाज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली उसको जाम कर देते हैं जहाज को, रडार को। जब रडार जाम हो जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो और कई बार ऐसा जाम करते हैं, देखो कितनी हाई टेक्नोलॉजी होती है कि इधर से वो जहाज आके उसको जाम कर रहा है, टारगेट इधर से आना है, वो दिखाता है कि टारगेट इधर से आ रहा है, तो सारे मिसाइल उधर मोड़ देते हैं वो लोग, एक्चुअली इधर से जा रहा होता है। तो अलग अलग तरह के जाम होते हैं। तो ये जाम किया है, अवेक्स ने ऊपर सर्वेलेंस की है, और फाइनली हमारे जो जहाज जिसने भी किया होगा, राफेल ने किया होगा, मिसू 30 ने किया होगा, मिराजेस ने किया होगा, जिसने भी किया होगा पैकेज है, ये जानकारी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सटीक तरीके से अपने ही देश में रह करके, अपने एलओसी बिना क्रॉस किए हुए, इंटरनेशनल नॉर्म्स को रखते हुए हमारे सटीक वेपन्स गए हैं और जा करके, और जहां टारगेट हमने प्लान किया था एग्जैक्टली वहां जाके तोड़ा है। इसलिए कोई धमाका, कोई मरना कुछ नहीं हुआ है। जो हमको मारना था उसको मारा, जिसको तोड़ दिया हमने तोड़ा हुआ है। और आप वीडियो फोटोग्राफ देखिए, यानी कि ये कह सकते हैं टारगेट किलिंग का टारगेट करके और लॉन्च पैड्स जो बने हुए थे उनको ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी तो ये कहा जा सकता है कि आतंकी फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया है। और जैसे अभी बता भी रहे हैं चंद्रमौली साहब, ये कि टेक्नोलॉजी का इसमें आप समझ सकते हैं कि सास और टेक्नोलॉजी दोनों को ये स्मार्ट तरीके का ऑपरेशन कहा जा सकता है। विभूति, हम इसे एक स्मार्ट ऑपरेशन कह सकते हैं। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अब जैसे अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करें तो एयर स्ट्राइक कई तरीकों से होती है। हम जनरली जो लोगों को समझना चाहिए, अगर हम एयर स्ट्राइक समझना चाहते हैं, क्योंकि देश पहली बार सुन रहा है, पहले हमने बालाकोट के वक्त सुना एयर स्ट्राइक सर्जिकल ऑपरेशन, उसके बाद हम फिर से दोबारा सुन रहे हैं इसको 5-6 साल बाद। तो एयर स्ट्राइक क्या है? कुछ एक स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक होती है, ठीक है, टेक्टिकल एयर स्ट्राइक होती है, ये थी प्रिसीजन एयर स्ट्राइक, जहां हमें एग्जैक्टली पता था कि हमें कहां टारगेट करना है, वेरी प्रिसाइसली। जैसा सर ने बताया, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, आपके शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया, सर्जरी एग्जैक्टली उस फोड़े को निकालने के लिए करते हैं। तो अब ये जो आतंकवादी है ना, ये समाज के फोड़े फुंसी हैं, तो एग्जैक्टली उस जगह पे जाके सर्जरी करके सिर्फ उनको निकाला गया है, जिससे हमारे देश का नुकसान नहीं हो। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेटेस्ट फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन हमारे पास है, स्कैल्प मिसाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हैमर बॉम्ब सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है। हमने सिर्फ अभी 100 किलोमीटर के एरिया में ही मारी करी है।
पर इससे एनिमी कंट्रीज को ये समझ आ जाना चाहिए कि भारत की क्षमता काफ़ी है, हम डीप पेनिट्रेशन जाके एयर मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारी जो लड़ाई है, भारत की जो लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, शांति का प्रतीक रहा है, ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस। तो हमारे नागरिकों को भी फिलहाल यही समझने की ज़रूरत है कि हम एकजुट रहें, कम्युनल हार्मनी हम खराब ना करें। और इस समय हमें अपने देश की प्रधानमंत्री पर, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर, मिलिट्री पर, जो सैनिक इस टाइम बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन पर भरोसा रखना है, उनको अपना काम करने देना है। वो बेहतर जानते हैं, उसके लिए ट्रेंड हैं, उन्हें पता है कैसे करना है, कब करना है। जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसा सर ने बताया, होम मिनिस्ट्री से सारी डिटेल्स आती हैं, समझदार लोग हैं। बिल्कुल फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक थी, जैसा कि कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने बताया। बेहतरीन क्रिस्प मीडिया ब्रीफ दिए उन्होंने, तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं होना चाहिए। और आप लोग अगर कुछ करना है देश के नागरिकों को, तो आप संयम बना के रखें, सोशल मीडिया पे हेट और वायलेंस ना फैलाएं, ठीक है। व्हाट्सएप पे एआई जनरेटिव वीडियोस आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं आज अर्ली मॉर्निंग से, कांग्रेचुलेशन विभूति। इसमें कुछ कांग्रेचुलेशन वाली बात नहीं है, उन्होंने हमारा नुकसान किया, हमने जाके उन लोगों को ख़त्म किया। पर टेंशन है, ये चुनौती का वक्त है, तो हमें धैर्य से काम लेना है। और इस वक्त हमारे सिद्धांत की परीक्षा का वक्त है, और मुझे लगता है भारत बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के सहयोग से भारत एकजुट बना रहेगा, और जो भी सिचुएशन मोड़ लेती है, हम साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। सवाल होगा मेरा सेंटिमेंट्स, और क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हम पहले से भी चर्चा कर रहे थे इस पे कि एक इसको कम्युनल टेंशन में तब्दील करने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो नापाक इरादे देश की पब्लिक ने ध्वस्त किए। ये हमारे सेंटिमेंट्स थे, जो पूरी तरह से लगाव, एक सेना पे भरोसा, सिस्टम पे भरोसा, सरकार पे भरोसा। अभी मैं वहाँ के कुछ ट्वीट्स पाकिस्तान के देख रहा था, जिस पे लिखा हुआ था कि वहाँ की डिफेंस को लोग बता रहे हैं कि ना भारत ऐसा कर सकता है, और आज जो कुछ अगर हम देख रहे हैं तो हमारी करतूतों की वजह से ऐसा अंजाम भारत ने दिया है। ये कहीं ना कहीं एक वहाँ के सिस्टम पे, और जो एक सरकार चलाने के लिए टेररिस्ट सरकार, जो कट्टरपंथी जिसे वहाँ कहा जाता है, सरकार और सेना तीनों मिलकर चले। जनरल मुनीर पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपनी खीज मिटाने के लिए इस तरह के अटैक और घुसपैठ करा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ सेना का मनोबल बनने के लिए पब्लिक का साथ होना बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान में अभी फिलहाल कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए, हम इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं क्योंकि नागरिक देख रहे हैं इसको। अगर आपके पड़ोसी के घर में कचरा है, बीमारियां हैं, और थोड़े थोड़े टाइम में कोई उस बीमारी को हमारे घर में भेजता है जिससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, क्या करेंगे? हम जाएंगे, लड़ेंगे, पर उस पड़ोसी के घर पे कुछ गार्ड भी खड़े होते हैं, ठीक है। हो सकता है उन गार्ड की नीयत खराब हो सकता है वो गार्ड सिर्फ डिफेंस कर रहे हो। हर कंट्री के जो सैनिक होते हैं उनका धर्म है अपने कंट्री की रक्षा करना, लेकिन हमारा भी सर्वोपरि धर्म है हमारे नागरिकों की रक्षा करना। तो उस कचरे को हमारे घर में आने से हमें रोकना है। अब उस घर के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने वो कचरा इकट्ठा किया हुआ है, सब लोगों ने नहीं किया, किसी को अपने घर में कचरा पसंद नहीं है। तो अब उस घर में इंटरनल क्लैशेस हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये कचरे को हम और नहीं पाल सकते क्योंकि ये बीमारी अब हमारे बच्चों को खा रही है। तो अब ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की फिलहाल ये हो गई है कि वो इंटरनल क्लैशेस से जूझ रहा है। ये वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत है, इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बात कम्युनल, किसी जाति, संप्रदाय या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हम लड़ाई नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। शांति की सुरक्षा भारत का एक ही इकलौता जो है मोटिव है। जी चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लगातार पहलगांव की घटना के बाद से जन टीवी के गेस्ट के रूप में रहे हैं, और उन्होंने अपनी कई चीज़ें और चीज़ों को बताया। उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, अंजाम जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए सरकार पे और सेना पे, वो कार्रवाई को अंजाम देंगे। क्योंकि और जब इन्होंने सर, आपने पहले दिन क्लू दिया था कि सिंदूर उजड़ा है तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, तो एक सेना का एक क्लू कहा जा सकता है जिसे कि सिंदूर नाम दिया गया ऑपरेशन को। ये देखिए, मैं मुझसे है ना क्वेश्चन योगेंद्र जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ये प्रधानमंत्री जी ने बोलते हैं खुद ऑपरेशन का नाम सजेस्ट किया था,
और क्योंकि हमारे कितने सारे लेडीज के सिंदूर बर्बाद कर दिए थे, 26 लोग मारे गए थे, 26 जी जो हमारी वीर नारियां बन गई थी, उनके हस्बैंड को करके पॉइंट ब्लैंक से उनको मारा गया था। तो सिंदूर का बदला लेने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर अप्रोप्रिएट लगता है, इसीलिए शायद रखा होगा, या कोई और भी कारण हो सकता है। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस लड़ाई में अप्रोप्रिएट लगता है, इसीलिए शायद रखा होगा, कोई और भी कारण हो सकता है। परंतु जैसा कि मैंने पहले जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। आपकी आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है कटेवा सर। अच्छा, पता नहीं बीच में दूसरी आवाज आ रही है, क्या करें। कटेवा सर आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। आप बीच में योगेंद्र जी दूसरी आवाज आ रही है, जैसा मैंने दूसरी आवाज आ रही है। योगेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सवाल मेरा यह है कि मैं यहां पे एक सवाल करना चाहूंगा कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी, कटेवा सर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में चंद्रमौली जी हमारे साथ में बैठे हैं, एयर कॉमोडोर हैं, इनका कहना है कि हर एयर स्ट्राइक स्मार्ट होती है, स्मार्ट तरीके से की जाती है, बड़े ही धैर्य और साहस के साथ में की जाती है, बड़े पेशेंस के साथ में की जाती है, क्योंकि पहले जो एयर स्ट्राइक दूसरे मुल्क में जाकर के आप जान जोखिम में भी डाल रहे हैं और वापस भी लौटना है आपको टारगेट पूरा करके। यहां हमने ना एलओसी क्रॉस की है, ना रूल्स को वॉयलेट किया है, लेकिन टारगेट पे हमने दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया है, यानी कि आतंकी की फैक्ट्री को उड़ाया है। तो यहां यह कहा जा सकता है कि एक डिफरेंट तरीके की स्ट्राइक थी ये। देखिए, क्योंकि एयर स्ट्राइक, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, इसमें हमारे पास एक मिसाइल्स और जो एक है जिसे बोलते हैं प्रिसीजन एम्युनिशन बोलते हैं, वो एम्युनिशन वो ऐसा बॉम्ब है कि उसको आप अगर उससे रडार से उस टारगेट के ऊपर लॉक कर देते हो, उसके बाद में वो एक्यूरेटली 10 मीटर बाय 10 मीटर के टारगेट को भी लॉक कर सकते हो, और वो वहां जाके उसी के ऊपर वो जाकर के बर्बाद करता है, उसी पे जाके गिरता है। तो ये आजकल के लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमने ये प्रोक्योर किए हैं, और इसके साथ साथ मिसाइल्स थी वो भी, और ड्रोन्स हैं। ये तीनों सर्विसेज का जो पोटेंशियल था सबके पास थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के रिसोर्सेज थे, उन सबको अच्छी तरह से पूल करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से, और सरप्राइज और स्पीड और इफेक्टिवनेस, ये तीन जरूरी काम होते हैं किसी भी स्पेशल ऑपरेशंस में। एक तो सरप्राइज की पता नहीं चलना चाहिए, दूसरा स्पीड, और तीसरा एक्यूरेसी। अगर ये तीनों चीजें हमने हासिल की हैं, इसीलिए जो पिन पॉइंट टारगेट्स थे उनको सबको बर्बाद कर दिया है। हालांकि अगर पुराने तरीके से इसको तो करते, उसमें कोलेटरल डैमेज हो सकता है कि कोई बॉम्ब बाएं गिर गया, कोई दाएं गिर गया, क्योंकि एक्यूरेट इतने कम एरिया में उसको एक्यूरेसी पुराने जो एम्युनिशन थे उनमें नहीं होती थी। तो इस तरह से ये जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये इसका इंश्योर किया है कि ना तो उनके कोई नेशनल एसेट्स को बर्बाद, ना कोई मिलिट्री टारगेट्स को हमने निशाना बनाया है, और ना कोई सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया है। निशाना सिर्फ जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके हेडक्वार्टर्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका, उसी को बर्बाद किया है। और उसके अंदर जो उनके सरगना रहते थे, उनके रहने के ठिकाने थे, उनके ऊपर डिपार्टमेंट हुआ है। अभी ये पता नहीं है कि उनके टेररिस्ट के जो हायरार्की थी, जो लीडरशिप थी, उसमें कितने मारे गए हैं और कितने नहीं मारे गए हैं। पर मालूम चला है कि जैश कैंप के अंदर, खास करके भरतपुर में 10 से 12 लोग उसके खास परिवार के लोग थे, वो उसमें मार गिराए गए हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा हमारे सदस्य की एक सफलता का एक बहुत ही बड़ा है। कटेवा सर, एक सवाल और होगा मेरा आपसे यहाँ पे कि इस तरह की जो घटना होती है, क्योंकि आतंकी फैक्ट्री आईएसआई और सेना की संरक्षण में पल फूल रही है वहां पे, तो अब कोई जवाबी कार्रवाई की हमें कुछ आशंका हम यह जता सकते हैं कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा?
हाँ देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम भी जवाबी हमला करेंगे। और पिछला भी हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तब भी आपको याद होगा कि दूसरे दिन उनके कुछ एक एयरक्राफ्ट आए थे और वो कोई खुले इलाके में नौशहरा के आसपास थोड़ी बहुत बम्बार्डमेंट करके वापिस चले गए थे। वो सिर्फ पब्लिक पोस्चर करना होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए, पाकिस्तान के आवाम को दिखाने के लिए कि हमने भी बदले की कार्रवाई की है। तो इस तरह की कोई कार्रवाई अगर वो करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, परंतु हमारी एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल चौकन्नी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी अगर उन्होंने कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो एक तो ये लड़ाई को एक्सेलरेट करने का उनके जिम्मेवारी उन पे होगी, और दूसरी बात ये है कि उनको सफलता मिलने का कोई चांस नहीं है। उसमें काफी उनकी नुकसान होगा, हवाई जहाज और उनके जेट्स और फाइटर्स गिराए दिए जाएंगे, और उसका उनको देश को, उनको खुद को जवाब देना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान में ऐसी हालत नहीं है कि वो लड़ाई में, फुल फ्लेज लड़ाई में हिस्सा ले सके और लड़ सके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही डाउन है। वहाँ पे गरीबी फैल रखी है और जो जरूरत रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी हैं कि उनके पास खरीदने के लिए, जैसे कि खाने की गेहूं और आटा, इनके भी भाव आसमान पे छू रहे हैं। उनके पेट्रोल केरोसिन के भाव भी बहुत महंगे हैं। और दूसरा, उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक जो उनके खिलाफ चल रहा है पूरी दुनिया का, खास करके जो मजबूती रखने वाले देश हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है और रशिया है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब उनके खिलाफ है। और वो भारत की इस एक्शन को वो सराहना करते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं बोला कि भारत ने ये काम ठीक नहीं किया है। सिर्फ एक चीन को आप बोल सकते हैं जो अभी तक साइलेंट है, और एक टर्की। मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ इस उग्रवाद के खिलाफ उनका साथ नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रखा है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का दुस्साहस करेगा कि इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल कटेवा सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी होते हैं और खासकर पब्लिक ऐसे उसके अंदर सफ़र करती है। पाकिस्तान के मैं कई ट्वीट्स को देख रहा था, उसमें साफ लोगों का कहना था कि जो कुछ है सेना की अति के कारण हो रहा है और अब तो समझना चाहिए, संभलना चाहिए। यानी कि वहाँ की पब्लिक सेना को कटघरे में खड़ा कर रही है और हमारे यहाँ पे हौसला अफजाई हो रही है, क्योंकि जाहिर है कि जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करते हैं। दुश्मन मुल्क को हो चाहे दोस्त मुल्क को हो, बेवजह किसी के यहाँ हमारे टांग फंसाने की कोई आदत नहीं है। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के डीएनए में भी सुकून से जियो और जीने दो का हमारा जो स्लोगन है उसको हम फॉलो करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को हमारे जांबाजों ने अंजाम दिया है बड़े स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकल तरीके से। आप सुबह से देख रहे होंगे कि भारत की धरती से ही कैसे दूर बैठे आतंकियों के ठिकानों को कैसे निस्तनाबूद किया है। ये अपने तरह का एक
यूँ कहूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, स्मार्ट ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। यहाँ अभी एक बड़ी जानकारी है कि सेना की तीनों विंग्स ने अपने जो छुट्टियों पे जवान ऑफिसर्स गए हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो चंद्रमौली सर के पास में वापस मैं रुक करना चाहूँगा। सर, ऐसे में जब छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं तो ऐसे जब ऑपरेशन से या कुछ भी आपको लगता है कि कुछ हलचल होती है तो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं सब लोग कि कभी भी बुलाया जा सकता है? ऐसा होता है कि छुट्टियां शेड्यूल होती है सब लोगों की, और ये भी कहा जाता है कि उनको पता होता है कि ज़रूरत पड़ने पर उनको बुलाया जाएगा। तो जब पहलगाम हुआ है उसके बाद में जब हमारे को ये बता दिया गया कि हम भी कुछ करेंगे, तो पहले आइडिया तो हो जाता है इन लोगों को कि आज हम वापस हमको रिकॉल किया जाए, इसको कहते हैं रिकॉल करना। तो बुला लिया गया है, कोई बात नहीं, उनको आने का किराया मिलता है, वो अपनी जगह पे आकर के अपनी जगह संभाल लेते हैं। हमको मैन पावर की ज़रूरत होती है और वह ज़रूरत वो पूरी करते हैं, अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। तो ये अगर बुला लिया गया है तो कोई नई बात नहीं है, हर देश में इस तरह से होता है। तो अब मुझे बताइए कि जो जगह खाली है वो भर गई है, देश पूरी तरह से रेडी ऑलरेडी हो चुका है। हर साल हर दिन हम अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं जब हम फौज में होते हैं, और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे अभी हुआ है। अब हमने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान है ये चुप बैठने वाला नहीं है। क्यों? कि इसको भी पॉलिटिकली अपनी इमेज बनानी है, इसके देशवासियों को बताना है। तो ये क्या करेगा, इसके कई ऑप्शंस है। पहले बालाकोट के बाद में स्ट्राइक की, बहुत बड़ी मार खाई, F-16 तोड़ाया और ये भाग करके गया। उसी तरह से डायरेक्ट करेगा तो हम तैयार हैं। हमारे एयर डिफेंस, अभी हमने अटैक किया था और अब जब आएगा उसको कहते हैं एयर डिफेंस, वो भी हमारे रेडी है, हम पूरी तैयार हैं। कुछ जरूर तोड़ेंगे उसका। और अगर ये नहीं आ पाता है तो जिस तरह से हमने स्टैंड ऑफ वेपन एक्यूरेटली वहाँ पे मार किया है, तो इनके पास भी मिसाइल हैं। हो सकता है इनके पास में जो मिसाइल हैं वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वो 200 300 400 किलोमीटर पास इनके भी मिसाइल हैं। उससे वो वहाँ से अटैक करके हमारे देश के अंदर डैमेज कर सकता है। उसको तोड़ने के लिए हमारे पास में एंटी मिसाइल्स हैं, उससे हम कोशिश पूरी करेंगे कि उसको तोड़ा जाए। लेकिन कुछ मिसाइल आएंगे जिसके लिए हमारे को सिविल डिफेंस सिखाया जा रहा है। जब मिसाइल लॉन्च होता है तो हमारे रडार को पता लग जाता है कि वहाँ से मिसाइल लॉन्च हुआ। तो ये मिसाइल ये डायरेक्ट नहीं आता है, ये ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर जाता है, ये पैरा ऊपर जाता है, फिर ट्रेवल करता है और फिर आकर के हमें टारगेट पे लैंड करता है। तो इससे नुकसान होता है। तो जनरली ये मिलिट्री जगह पे डाला जाता है मिसाइल को, ताकि मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स में या एयरफोर्स के रनवे में या किसी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टारगेट को, जैसे ब्रिज है, को डैम, इसको तोड़ा जाता है। तो ये जरूर ये दूसरी चीज कर सकता है। लेकिन मैं देशवासियों को आगाह ये इसलिए करना चाहता हूं कि आपको अभी आपके कान और आंख पूरी तरह खुले रखने चाहिए। क्यों? कि पाकिस्तान ऐसा निकम्मा देश है कि ये वो डायरेक्ट चीज करने की बजाय वो अपने स्लीपर सेल से इस देश में नुकसान करेगा। तो ये क्या कर सकता है? बच्चों की स्कूल बस जा रही है, उसमें कुछ वारदात कर सकता है, कोई रेलवे लाइन को उखाड़ सकता है, कोई कहीं पे छोटा मोटा बॉम्ब चलवा सकता है। जब देश की सेना का मूवमेंट हो रहा है उसमें बाधाएं डालने के लिए स्लीपर सेल को कह सकता है कि भैया रोड खोद दो, तोड़ दो, ट्रेन को ऐसे कर दो। आपको एज ए भारत के नागरिक आपको आंख और कान खुले रखने हैं, और अगर इस तरह की वारदात दिखे, सुने या किसी को करने की प्लानिंग करने की बात, आपके दोस्त लोग भी होते हैं, अगर पता लगता है तो इमीडिएटली आप नियरेस्ट आर्मी या नियरेस्ट पुलिस में जाकर के आप कंप्लेंट करें कि वहां पे ऐसा मैंने सुना या देखा हुआ है। और जिस तरह से स्कॉलर विभूति ने बताया कि आप व्हाट्सएप के ऊपर आप जो इनकी चैनल चल रही है इसका ध्यान नहीं देकर के, जिस तरह से अभी फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जो बताया था या आर्मी वाले आपको बताएंगे, उस पर विश्वास करें, इन पे विश्वास न करें। तो आंख और कान खुले रखें। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप भारत के नागरिक हैं, इस तरह की वारदात न होने दें। और आखिरी है कि जब इस तरह का अटैक अगर आपके ऊपर होने वाला होता है, तब देश की जो सिविल डिफेंस सिस्टम है उसका सायरन को समझें। 30 मिनट का सायरन जो 10 सेकंड में रुकता, 10 सेकंड का होता है, उसको समझें। और इसको ये नहीं समझे कि अरे होगा देखा जाएगा, नहीं। आपकी जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपनी बिल्डिंग से निकलें और बेसमेंट में जाएं,
कहीं दूर जाकर के ट्रेंच आपने खोदी है, या कोई दीवार के सारे दूर खड़े जाएं, बिल्डिंग के साथ ना खड़े हों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हैं या कहीं और जा रहा होगा, कहीं भी हो सकता है। आपके एल्डर्स हैं, बच्चे हैं, इनको सुरक्षित रखें। या फिर स्कूल की जो छुट्टियां की गई है नेबरिंग एरिया में, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, वो अच्छी बात है, पर जरूरी कि वो वहीं पर अटैक करेगा। हो सकता है डेप के अंदर जोधपुर भी अटैक कर रहा है, दिल्ली तक भी उनका मिसाइल अटैक कर सकता है। तो जब भी सायरन बोले 244 डिस्ट्रिक्ट अंदर इसकी ट्रेनिंग की जा रही है। आप कृपया करके अपना अच्छे नागरिक की तरह फॉलो करें इस चीज को, और जो भी बताया गया है उस अखबारों में आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है, कृपया करके आप दौड़ के अपनी जगह लें। और जो ऑल क्लियर सायरन आता है इसके बाद में, ऑल क्लियर सायरन के बाद में वापस अपनी रूटीन जिंदगी कर सकते हैं। तो जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल से वहां बैठे बैठे अटैक कर सकता है, स्लीपर सेल से तोड़ फोड़ नुकसान कर सकता है। तो आपको अपना जो सिविल डिफेंस का कार्यक्रम है उसमें आप जुड़े रहें, देश की रक्षा करें। इस चीज़ के लिए अच्छे नागरिक की तरह आंख और कान खुला रख करके रिपोर्ट करें अगर आप कोई वारदात देखते हैं, और किसी ऐसी अनहोनी हरकत होने वाली होती है उसके पहले कृपया करके बताएं। और स्कूल के बच्चों की छुट्टी, एग्जाम, इसकी भी ज़्यादा ध्यान न दें। ये ज़रूरी है कि स्कूल में छुट्टियाँ की जाए। परीक्षा अगर होती है, अगली बार परीक्षा हो जाएगी, आपके बड़े बड़े झुंड में, ग्रुप में मत खड़े होइए, अपने अलग अलग रहिए। तो ये तैयारियां हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा। हमने 30-40% टारगेट तोड़े हैं, मौका लगेगा तो और भी तोड़ेंगे, और अच्छी तरह से तोड़ेंगे। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम आपको बिल्कुल जमीन से मिला के रहेंगे। तो अभी कुछ हुआ है, कुछ होना बाकी है, आप देखते रहिए, और हमारी फौज पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। लेट्स सी क्या करती है हमारी फौज, आगे से आगे देखते रहिए। सर, निश्चित रूप से इसी साहस और शौर्य की वजह से हम लोग पूरे एकदम सुकून से, क्योंकि जिस तरह की खलबली पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, हमारी सूझबूझ, हमारे यूं कहूं कि तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको देखते हुए आज हम सुकून से हैं और बड़े आराम से इस तरह से अभी भी। लेकिन डिफेंस की ओर से भी कहा जा रहा है कि जश्न का वक्त नहीं है, ना कि इसी तरह का कोई मनाया जाना चाहिए। ये हमने एक बदला लिया है, और बदला उन नापाक इरादा रखने वालों के हमने घर में जाकर के उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया है। इस समय हेल्प और पूरे धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल अपना दौरा बीच में ही गुजरात से छोड़ करके जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बैठक बुलाई है उच्च स्तरीय अधिकारियों की, जिसमें तय होगा बॉर्डर एरिया में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। जैसे कि चंद्रमौली जी कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए एयर स्ट्राइक इस तरह की एक बड़ी बात है, और उसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके बाद में जो संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जिला प्रशासन या गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डिफेंस के ऑफिसर्स का भी एक अपना एक लाइजनिंग ग्रुप होता है, जिसके अंदर तय किया जाता है कि संभावित खतरे ये हो सकते हैं, जिनकी आशंकाएं हो सकती हैं। तो हमें ये प्राथमिक रूप से तो इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं वापस रुख करना चाहूँगा विभूति मंगल का, जो स्क्वाड्रन लीडर, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। विभूति, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं, आई थिंक बालाकोट के वक्त तो शायद आप सर्विंग होंगी, तो उस वक्त कुछ अलर्ट मोड पे सारी जगहों को रखा गया था, और आई थिंक ये ऑपरेशन बड़े ही ऐसे भी रहते हैं कि कब कई जगह पे एक स्पेयर में रखी जाती होंगी चीज़ें, और उसके बाद में अचानक किसी को भी ऑर्डर दिया जाता होगा कि आपको जाना है इस टारगेट को किल करने के लिए। तो व्यवस्थाएं, और दूसरी बात, क्या सपोर्टिंग टीम्स, चाहे वो भारतीय सेना की हो, नेवी की हो, वायुसेना की हो, सबको अलर्ट किया जाता है ऐसे टाइम पे? जी बिल्कुल। 2019 के टाइम जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे मैं सर्विंग थी। इन जनरल जब भी इस तरीके की कोई गतिविधि सरकार प्लान करती है तो मिलिट्री चीफ्स के साथ में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ डिस्कशन किया जाता है, फिर प्लान बनाया जाता है। उस डिस्कशन को डाउन द लाइन आखिरी सोल्जर तक पहुंचाया जाता है कि आपको क्या करना है। सबको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जितना उसको काम करना है, जिससे इन्फॉर्मेशन का अननेसेसरी इन्फिल्ट्रेशन ना हो सिविल वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम एक लोकेशन प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी, उसका स्टैंड बाय और स्टैंड बाय का स्टैंड बाय हमेशा तैयार रहता है।
एक एक सेकेंड 3:42 43 सेकेंड पे अगर कोई अटैक होना है तो वो उसी वक्त होगा। सबकी घड़ियां मिलाई जाती हैं सेकेंड के हिसाब से, उसके बाद वो अटैक की पूरी प्लानिंग करके लॉन्च किया जाता है। इन केस किसी भी वजह से कहीं पे कोई अटैक, फ्लाइट अगर टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, इमीडिएटली एक हॉट स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट होता है जो चालू होता है और तैयार होता है, जिससे कि कुछ ही सेकेंड्स के डिले में वो गतिविधि बिना रुके अपने अंजाम तक पहुंच सके। छुट्टियां रुकने का जो हमने मसला जिक्र किया था, मुझे लगता है सेना में भर्ती होते ही हर कोई ये समझ जाता है कि जब तक उसने वर्दी पहनी है वो इस भारत माँ के लिए समर्पित है। तो जब भी छुट्टियां कैंसिल होती हैं थोड़ा सा मन मायूस होता है, पर घर वालों का ज़्यादा। सैनिक को हमेशा पता है कि जब तक उसने वर्दी का भार अपने कंधों पे उठाया हुआ है वो भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित है और उसको जाना है। बिना सकुचाए तुरंत अपना बैग उठा के चले जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त मैं घर आई थी, जूते भी नहीं उतारे थे, चाय लेकर बैठी थी, मुश्किल से 10 मिनट बाद कॉल आया, वापस आ जाओ। हाथों हाथ उसी बैग को उठा के अगली बस से मैं वापस चले गई। ठीक है, तो इस वक्त हम जो सिविलियन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से जो देश के नागरिक देख रहे हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिनमें से लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, काम कर रहे हैं। तो अब ये लोग जब वापस घर जा रहे होंगे तो इनका हौसला बढ़ाइए, इनके परिवार के साथ जाके वक्त बिताइए, इनके साथ प्रार्थना करिए कि हमारे देश के जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो काबिल हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और उनकी रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है आप हमें बताइए। उनका संबल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक सैनिक का मनोबल पता है कब टूटता है? जब उसका परिवार उसे बिखरता दिखता है। ठीक है, अदरवाइज वो अपने देश की सेवा में लगा हुआ है। तो आपका जो जिम्मेदारी वो है उसके परिवार का ध्यान रखना जो आपके बीच रह रहा है। अभी इस वक्त बहुत सारे सैनिक रेल के माध्यम से, एयरवेज, बसेस के माध्यम से जा रहे होंगे। अगर आप किसी से टकराते हैं तो इंश्योर कीजिए उनकी यात्रा सुखद हो, वो अपनी जगह पे जा पाएँ। ठीक है, किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पे वायलेंस आप मत फैलाइए, और जैसा कि स्टे इन्फॉर्म्ड, ठीक है, उतनी ही जानकारी लीजिए जैसा योगेंद्र जी ने बताया। उच्च अधिकारी, प्रधानमंत्री वक्त वक्त पे अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं, आप उनको सुनिए, उनकी बात मानिए, हर किसी की बात मत मानिए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पीआर के लिए लोग कुछ भी कहानी गढ़ा देते हैं। भारत इतना शक्तिशाली देश है, और आप समझते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना? तो हमने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, हमें पता है हम कितने स्ट्रांग हैं, हमने क्या किया है। हमें उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है। और कोई हेट अगर स्प्रेड कर रहा है, ऐसे लोगों को फ्लैग करिए, कंप्लेन करिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनिए, फ्लैग करिए ऐसे पोस्ट को। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप वॉलंटियर कर सकते हैं। इस वक्त में कई एनजीओज हैं जो सैनिकों के परिवार के लिए राशन इकट्ठा करती हैं, बॉर्डर पे एक्स्ट्रा राशन भेजती हैं। हमें नहीं पता आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा। हो सकता है पाकिस्तान डायरेक्ट स्ट्राइक करे, हो सकता है सीड एयर स्ट्राइक करे विच इज सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस, हो सकता है साइकोलॉजिकल एयर स्ट्राइक करे जिससे भारत का मनोबल टूट जाए। तो हमारी जिम्मेदारी है इस मनोबल को टूटने नहीं देना है। देश के जो जवान सीमा पर खड़े हैं उनका मनोबल बनाए रखना है, और हमें अपनी कर्तव्य निभाते रहना है संयम से, समझदारी से, और बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिस्टम। क्योंकि इस टाइम पे डिजिटल और साइबर वॉरफेयर ना, मुझे लगता है कि मिलिट्री और ये मिसाइल वॉरफेयर से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके तहत हम अपनी कम्युनल हार्मनी खो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया के नक्शे पे एक वर्चस्व बना के रखा हुआ है। तो ये सौहार्द हमें बना कर रखना है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, एआई का ज़माना है, आपको कुछ फेक चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। जब तक पूरी तरह से कोई चीज़ सामने नहीं है उसमें यकीन बिल्कुल मत करिए। ऑथेंटिक जो बयान आए हैं, जिला प्रशासन से कुछ मिले, मीडिया में भी ऑथेंटिक अगर कुछ आता है, सूत्र और ये सब चलते हैं, उन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस वक्त कॉपरेशन भी करना है और उस पर भी फोकस रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये भी एक बड़ी आपकी देशभक्ति का ही एक मिसाल कहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस को आप इसी तरह से अगर आप कोऑपरेट करते रहेंगे तो ये एक बड़ी बात होगी। यहाँ एक बात और मैं विभूति आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं कल से कह रहे हैं क्या राशन इकट्ठा कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। ये भी सब एक मॉक ड्रिल के साथ में, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि मॉक ड्रिल तो हो ही रही है लेकिन एक बड़ी ड्रिल रात को ही होने वाली है। तो
यहाँ हम कह सकते हैं किसी को कोई किसी भी तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिम्मत रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है भारत का प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी इस काबिल हैं कि वो आपकी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हालांकि जो बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा राशन स्टोर करके रखें, दवाइयाँ स्टोर करके रखें। कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा दूर जा सकते हैं या सुरक्षित जगह जा सकते हैं तो आप वहाँ रहें, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में। और ऑपरेशन अभ्यास को देखिए, जैसा कि चंद्रमौली सर ने बताया, उसको समझिए। अगर कुछ होता है, एयर स्ट्राइक सायरन बजता है, तो आपको क्या एक्शन लेना है, आपको वो जानकारी होनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों को समझाइए, सिखाइए, उसकी मॉक ड्रिल अपने आप करिए, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे एयर स्ट्राइक होगी तो पैनिक होगा। उस टाइम पे आपका दिमाग विवेक से काम नहीं कर पाएगा। आप लोग ट्रेंड नहीं है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से आप अपने घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर पाइए। और भारत के प्रशासनिक अधिकारियों पे और मिलिट्री ऑफिसर्स पे भरोसा रखिए। देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये एक बड़ी, ये कहूँ कि एक सूझबूझ के साथ में एयर स्ट्राइक, जिसे हमने हमारी ज़मीन से, और दुश्मन इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हम लोग जनरली दुश्मन बोलने से पहले हिंदुस्तान में लोग मान के चलते हैं कि हम दुश्मन जिसको कहते हैं फिर वो दुश्मन ही होता है। उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। जो जानकारी मिल रही है, अजहर मसूद जो बड़ा गुनहगार हिंदुस्तान का, यानी दुनिया का, जो केवल जहर ही उगलता है, उसके आतंक फैक्ट्री को खुद तो इसमें तबाह हुआ, हताहत हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकारी मिल रही है और अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी जानकारी में 10 से 12 लोग उसके परिवार के हताहत हुए हैं। इसमें उसका एक अपना मदरसा चलाता था जिसका नाम मदरसा पवित्र नाम है, जिसे भी एक तरह से उसने जहर उगलने के काम लिया उसकी आड़ में, और वहाँ केवल आतंक की फैक्ट्री चलाई है उसने, उसको ध्वस्त किया गया है। तो चंद्रमौली सर, सबसे बड़ा टारगेट ये कहा जा सकता है कि जिससे आतंक की पाठशाला चलती थी उस मदरसा की आड़ में, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जी, मुरीद के एक कम से कम 15 साल से मैं जब था अपनी सर्विस में, तब से मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी आतंकी फैक्ट्री और सबसे नज़दीक LOC के 30-32 किलोमीटर पे ये मुरीद के है। ये मुरीद की अगर सैटेलाइट से भी हम देखें तो ये 10-15 साल में इतना बड़ा बन चुका है इसका। तो ये क्या करते हैं कि जो आका होते हैं, ये तो शहर के अंदर एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर अपना ऑफिस बना के बैठते हैं, सेफ हाउस कह सकते हैं, सेफ ऑफिस बनाते हैं। सेफ हाउस मतलब कि वो ऑफिस बनाते हैं जहां पे पॉपुलेशन होती है जी। और ऊपर और सामने उसके लगा देते हैं प्राइमरी स्कूल या सो अस्पताल, ऐसा करके रखते हैं ताकि इसकी कोई फोटो भी खींचे तो इसको अस्पताल और स्कूल के नाम से हो। लेकिन इसके अंदर इनकी आका बैठते हैं, इनको पैसा मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं बाकी देशों से, उसमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी रखते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी करते हैं। अब ये चलाते हैं टेररिस्ट कैंप जो शहर के थोड़ा बाहर होता है। इसके अंदर शेल्टर्स होते हैं जहां पे सैकड़ों टेररिस्ट रहते हैं। तो मुरीद के एक तरह से इतना बड़ा हो चुका था टेररिस्ट कैंप कि इसमें हर 2 महीने में 150 से 300 आतंकी यंग लड़के भर्ती होते हैं और इतने ही उसमें से निकल करके लॉन्च पैड में चले जाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से निकलने के लिए, चाहे हिंदुस्तान आए, चाहे अफगानिस्तान जाए, कहीं भी जाए। तो ये इतना बड़ा हो गया है कि इसमें ठहरने की व्यवस्था हो गई है, खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, क्लासेस होती है जिसके अंदर इनको वो पढ़ाया जाता है कि कैसे किन लोगों को मारा जाए, कुरान जो पढ़ाते हैं। और इनके साथ ही इनकी ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंज होती है, ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, जहाँ पे बॉम्ब बनाने के लिए लैब्स होती है, कैसे बॉम्ब बनाया जाता है, कैसे बॉम्ब को रखा जाए, हैंड ग्रेनेड को कैसे फेंका जाए, इनकी ट्रेनिंग होती हुई है। तो ये मुरीद के बारे में आपको बताऊं कि ये कई सालों से छोटे से बड़ा हो गया है और भावलपुर और मुजफ्फराबाद थोड़े दूर रहने की वजह से ये नज़दीक आए हैं और मुरीद के को अच्छी तरह से हमने तोड़ा हुआ है जहाँ पे ये आतंकियों का अड्डा था। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें ताकि लोग आसपास के लोगों को डैमेज ना हो और किसी के घर को नहीं हो। आप देखोगे कि वीडियो में देखेंगे लोग खड़े हुए हैं, सामने बॉम्ब गिर रहा है तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो जाके बॉम्ब जहां चाहिए वहीं गिर रहा है। और जैसे कि आपने बताया हुआ है कि इनके परिवार के इतने लोग मारे गए हैं, एक दिन ये भी मारा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मारे गए हैं तो टाइम पे निकल गया होगा, किसी बंकर वगैरह में जाके छुप गया होगा। लेकिन इनके लोगों को मारना, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को मारा हुआ है, तो हमको काफ़ी हद तक हमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमको इनके लिए
लिए कोई सद्भावना नहीं होनी चाहिए। इनको मारा हमने, हमको मारा इन्होंने, हमने भी इनको मारा हुआ है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 30 से 35% हमने टारगेट अचीव किया हुआ है, जैसे बताया मैंने आपको। तो हम अभी बाकी है, जैसे कहते हैं पिक्चर भी बाकी है, तो पिक्चर भी बाकी है। ये जो हमने दिखाया हुआ है, तो ये एक पहला हमने तोड़ फोड़ की है और हमारी प्लानिंग चलती रहेगी। इंटेलिजेंस हमको मिल रही है। इसके बीच में पाकिस्तान क्या करता है ये हम बता चुके हैं, लेकिन हम दोबारा ये हम करेंगे जब तक कि, जैसे मोदी जी ने कहा है, हम जब तक कि टेररिस्ट कैंप को निस्तेनाबूद नहीं कर दें, हम इसके बारे में करते रहेंगे। हमारी प्लानिंग जारी है और अगला एक्शन कब और कहां होता है इसके बारे में हमको वेट करना चाहिए। एज अच्छे नागरिक आप प्लीज़ आप आंख कान खुले रखिए, और कोई भी हमारी फौज की जो टुकड़ियां जारी होती है, इसके लिए कोई भी डैमेज करे, कोई भी रोकथाम करे, आपको जागरूक नागरिक की तरह को छोड़ना है, रोकना है, ताकि हमारी सेना का मूवमेंट चलता रहे। और स्कूल के बच्चे ये जो जाते हैं स्कूल, ट्रेन वगैरह जो होती है, इसमें स्टेशन के ऊपर आप आंख और कान खुले रखें। कोई भी वारदात होने से, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कृपया करके पुलिस और मिलिट्री में आप जरूर सूचना दें। बिल्कुल ही, निश्चित रूप से। मेरी एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा मेरी नहीं है, मैं कई कॉलर्स को सुन रहा हूं जो हमारे मुझे पीसीआर से कमांड दी जा रही है। ये सवाल विभूति से लोग करना चाह रहे हैं कि कई लोग यहां मैसेज कर रहे हैं जो जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये तो समझ में आ रहा है कि सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन नाम दिया गया। महिला ऑफिसर्स को ब्रीफिंग में बैठा है विक्रम मिस्त्री के साथ में, जो हमारे अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये माना जा सकता है कि वो करारा जवाब महिला ऑफिसर्स के माध्यम से दिलवाया गया है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कितने क्रिस्प तरीके से, कितने कॉन्फिडेंस से कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने अपना वक्तव्य दिया। देश की भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से उन्होंने कितना करारा जवाब दिया। बिल्कुल सटीक, डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बताया हमने काम किया है, प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि जिन महिलाओं को, आप सोचो कितना बुरा हुआ होगा कि महिलाओं और बच्चों के सामने उनके पतियों को, उनके पिता को गोली मार दी, उनके चेहरे पे, कपड़ों पे छींटें, पूरी उम्र वो इस चीज़ को नहीं भूल सकते, आप चाहे जितनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर लो। तो अब वही महिलाएं उठकर आके खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि हम देखो कितना मजबूत है। सिर्फ ये मत सोचो कि महिलाएं रोने के लिए बैठी हैं या फिर हम कुछ कर नहीं सकते। इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर है, और ये सिंदूर पहनने वाली महिलाएं इतनी मजबूत हैं कि ये हाथों में जब वेपन लेती हैं और जब फाइटर एयरक्राफ्ट चलाती हैं, तो उसी बर्बरता से ये आतंकवादियों को ख़त्म कर सकती हैं जिस बर्बरता से उन्होंने उनकी फैमिली को, उनके देश को नुकसान पहुंचाया है। सर, यहाँ पे आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक जवाब प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी है कि जो ब्रीफिंग के लिए जिन लोगों को चुना, एक जवाब है ये चंद्रमौली सर जी। ब्रीफिंग में जिस तरह से व्योमिका सिंह, विंग कमांडर, और मिसेस कुरैशी, जो कर्नल कुरैशी हैं, सोफिया कुरैशी, इनको बैठाया गया वहाँ पे ब्रीफिंग के लिए, तो एक जवाब था जी। ये एक तरह से जवाब था, और ये एक बहुत ही सोच समझ करके ये एक बैठाया गया है इनको। तो आपके जैसे सैकड़ों टीवी चैनल से, इसमें इनमें आपने जो नाम लिए हुए हैं, इनको बैठाना एक बहुत ज़रूरी था, एक मैसेज था, और वो अच्छी तरह से हमने ये अचीव किया हुआ है। हमारा जो प्लान है वो अच्छी तरह से अचीव हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने भी इनको सेलेक्ट किया हुआ और बिठाया वहाँ पे। बिल्कुल। तो चलिए, पूरे देश में जो आक्रोश था वो आक्रोश आज भी है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सुकून इस बात को लेकर के कि हमने जवाबी कार्रवाई करके बदला लिया है, और एक सटीक निशाने के तहत। हम कई बार इस बात को लेकर के, चंद्रमौली सर एक बार हमारे साथ जुड़े भी थे, तो कहा भी था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिशियन अपना काम करते रहेंगे, लेकिन सेना पे भरोसा रखना चाहिए, उचित समय उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मैं कितने ही सेना के ऑफिसर से जब हम बात कर रहे थे, उनका सबका यही कहना था कि ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका जवाब तो लेना होगा और अंजाम सामने वाले को भुगतना होगा। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो तमाम जो सवाल थे उनका जवाब एक तरह से मिला, लेकिन आज भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या जश्न का माहौल नहीं है, क्योंकि अभी हमने बदला लिया है। जवाबी कार्रवाई अपेक्षित है, हो सकती है, जिसकी आशंका है। हालांकि पाकिस्तान के हौसले टूटे हुए हैं। ये एक मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं कह सकते सर, ये माना जा सकता है, क्योंकि ये कार्रवाई उन दुश्मनों के खिलाफ थी जिन्होंने हमें जगाया। जी,
तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई थी जिन्होंने भारत को, शांतिपूर्ण भारत को, क्योंकि ये कि मैं कहना चाहूँगा बड़े भगवान राम की धरती है ये, बड़े सरल शीतल उस स्वभाव के थे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो रावण को भी मार गिराया था उन्होंने। उसी तरह का हमारा नेचर है चंद्रमौली सर, तो उसी तरह से इसको हम देख सकते हैं जो ऑपरेशन हुआ है उसको। जी हाँ, आपने हमें दर्द दिया हुआ है, हम आपको दर्द देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज हम पहले भी कह चुके हैं, और जिसने दर्द दिया हम उसी को दर्द देंगे और किसी को हम दर्द नहीं देंगे। और ये स्कॉलर विभूति ने आपको बताया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम न धर्म के खिलाफ है, न देश के खिलाफ है, न आपके जो मंसूबे हैं वो सिर्फ आपके टेररिस्ट कैंप्स के अंदर है, टेररिस्ट के अंदर है, जिनको सिखाया पढ़ाया गया है कि ये करो, और उन्होंने कुछ हद तक किया हुआ है। हम आपको किसी भी हद तक आपको डैमेज करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप दोबारा सोचोगे भी नहीं, ये हम आपको करते रहेंगे। और हमको किसी के खिलाफ, किसी के लिए हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है, आपके खिलाफ हम आप ही को तोड़ेंगे। इसलिए 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने तोड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो उनको पनाह दे रहा है, उसके लिए नेवी ने अपने अरब सागर के अंदर अपना पूरा जाल बिछा दिया जहाजों का। तो आपके वहां पे न पेट्रोलियम आ सकता है, न आपके लिए वहां पे सप्लाई एमिनेशन की आ सकती है, न आपके वहां जहाज बाहर जा सकते हैं, न अंदर आ सकते हैं। इसी तरह से एयरफोर्स ने आपको तोड़फोड़ शुरू कर दी है और आर्मी ने फायरिंग कर चुकी है। इनके कमांडोज भी रेडी हो जाएंगे, जिस तरह से उरी में किया था। तो हम सब तरफ से आपको घेर के बैठे हुए हैं। आप घुटनों के बल आइए और कहिए कि भाई नो मोर सपोर्टिंग टेररिज्म, और उसको तोड़िए। ये अगर आप तोड़ेंगे तो शायद भारत आपको माफ कर देगा, लेकिन आप नहीं तोड़ेंगे तो बी वेरी केयरफुल, आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं पहले भी कह रहा था कि आतंक के खिलाफ एक कार्रवाई थी। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम शांति से रहेंगे। अगर आतंक की फैक्ट्री को आप इस तरह से भारत में केवल ये मान करके कि बिल्कुल वहाँ पे खून खराबा करेंगे, तो उसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा, वो कोई भी मुल्क हो, क्योंकि भारत शांत बैठने वाला नहीं। शांति लोगों के साथ में शांति से बैठता है, और अगर कोई देखता है कि इस तरह का दुस्साहस का जवाब, तो उस दुस्साहस का जवाब भी उसी तरह से दिया जाता है। विभूति जी और एयर कमोडोर चंद्रमौली जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने समय निकाल करके और जन टीवी के दर्शकों के साथ में बड़ी बारीकी से स्ट्राइक से लेकर के तमाम चीज़ों पर और जो आशंकाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ में खुल करके चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।